अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप के आप लोग मुझे सुन पा रहे होंगे। सॉरी, मुझे थोड़ी कनेक्ट होने में थोड़ी देर लगी। ये हम लास्ट टाइम जो है परफेक्सेस और होमोजेनिटी का टॉपिक हमने डिस्कस किया था और उसकी वर्कशीट हम सॉल्व कर रहे थे कल। तो उसके हमने कुछ क्वेश्चन जो है सॉल्व किए थे, ये आपको नज़र आ रहे होंगे सामने स्क्रीन पर। आई थिंक नज़र नहीं आ रहे स्क्रीन पर। अब नज़र आ रहे होंगे। तो हमने एक वर्कशीट नंबर 3 हम सॉल्व कर रहे थे और उसके हमने 1, 2, 3 और 4 जो है क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 5 अब आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, इसको हम जरा देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कि an ion is accelerated in a vacuum by a series of electrodes. A graph of the power supplied to the ion is plotted against time. What is represented by the area under the graph between two times? The average force on the ion, the change in kinetic energy of the ion, the change in momentum of the ion, the change in velocity of the ion. आसान जबान में ये कह रहे हैं कि हमने एक ग्राफ बनाया और उस ग्राफ के एक एक्सिस पर हमने पावर ली, ठीक है, आयन की, और वाई एक्सिस पर एक दूसरे एक्सिस पर हमने टाइम लिया, ठीक है। ये कोई ग्राफ बना होगा, सब कुछ इस तरह करके ग्राफ बना होगा। अब कह रहे हैं कि हमने दो टाइम्स के बीच में, यानी कि T1 और T2 के बीच में एरिया निकाला। इस तरह से हमने दो टाइम के बीच में एरिया इस तरह से कैलकुलेट किया इस ग्राफ पर। तो सवाल ये है कि एरिया जो है किस चीज़ को शो करेगा। ये एरिया जो है एवरेज फोर्स को शो करेगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को शो करेगा, चेंज इन मोमेंटम को शो करेगा, या फिर चेंज इन वेलोसिटी को शो करेगा। तो देखें, इस तरह के सवालात का एक बड़ा सिंपल सा जवाब है। एक असूल याद रखें कि जब भी आप कोई ग्राफ प्लॉट करते हैं और ग्राफ के एक्स एक्सिस पर फर्ज करें आप कोई क्वांटिटी लेते हैं, ठीक है, ये फर्ज करें क्वांटिटी 1 है, और ग्राफ के वाई एक्सिस पर आप दूसरी क्वांटिटी लेते हैं, फर्ज करें क्वांटिटी 2 है। तो ग्राफ का शेप चाहे जैसा भी हो, ग्राफ का शेप चाहे जैसा भी हो, अब उस शेप के हिसाब से उस ग्राफ का एरिया निकालेंगे। अगर ट्रायंगल बनेगा तो ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, रेक्टेंगल बनेगा तो रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, ट्रेपेजियम बनेगा ट्रेपेजियम का एरिया निकालेंगे, सर्किल बनेगा सर्किल का एरिया, मतलब जो भी शेप बनेगा और ज्योमेट्रिकल शेप जो भी बनेगा उसका एरिया आप निकालेंगे। इवन ही अगर ज्योमेट्रिकल शेप नहीं भी होगा तो आप इंटीग्रेट करके उसका एरिया निकालेंगे। लेकिन जो भी एरिया आएगा मैथमेटिकली कैलकुलेट जब आप करेंगे एरिया को, तो एरिया जो है हमेशा उस क्वांटिटी को शो करेगा जो कि क्वांटिटी 1 मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी टू के बराबर हो। यानी कि मैं ये कह रहा हूँ कि जब कभी भी किसी ग्राफ का एरिया अंडर द ग्राफ निकाला जाता है तो वो एरिया हमेशा उस क्वांटिटी को शो करता है जो कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर जो दोनों क्वांटिटीज हैं उनके प्रोडक्ट के बराबर हो। आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगा और आपको फौरन बात समझ में आ जाएगी। आपको याद होगा, आप कॉलेज में पढ़ते थे स्पीड टाइम ग्राफ। तो एक्स एक्सिस पे क्या होता था, टाइम, और वाई एक्सिस पे क्या होता था, स्पीड। अब ये स्पीड टाइम ग्राफ चाहे किसी भी शेप का हो, फर्स्ट अगर ये शेप का है, अब आज इसका एरिया अंडर द ग्राफ निकालते थे, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे वो ट्राइंगल हो, चाहे वो ट्रेपेजियम हो, तो ये एरिया किसको शो करता था, ये एरिया शो करता था डिस्टेंस को। तो ये एरिया डिस्टेंस को क्यों शो करता है, क्योंकि इसकी एक एक्सिस पे टाइम, क्योंकि इसकी एक एक्सिस पे टाइम है, दूसरी एक्सिस पे स्पीड है, और स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है, स्पीड टाइम को मल्टीप्लाई करें तो डिस्टेंस बनता है। ठीक है भाई। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि किसी भी ग्राफ में जब आप एरिया निकालते हैं, एरिया अंडर द ग्राफ, तो वो एरिया हमेशा एक्स और वाई की पे जो क्वांटिटीज़ हैं उनके प्रोडक्ट के बराबर जो क्वांटिटी होगी ना, उस क्वांटिटी को शो करेगा। जैसे स्पीड टाइम ग्राफ में किसी भी शेप का एरिया हो, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम क्या होता है, डिस्टेंस। तो एरिया हमेशा किसको शो करेगा, डिस्टेंस को शो करेगा। हमारे जो ग्राफ है उसके एक एक्सिस पे पावर है और दूसरी एक्सिस पे क्या है, टाइम है। तो ये एरिया उस चीज़ को शो करेगा जो कि पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम के बराबर है।
एरिया उस क्वांटिटी को शो करेगा जो कि पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम के बराबर होगा। पावर आपको पता है किसके बराबर होती है? वर्क अपॉन टाइम के बराबर होती है। पावर होती है वर्क अपॉन टाइम। तो पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम किसके बराबर होगा? वर्क। वर्क या फिर एनर्जी, यानी कि पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम बराबर होगा वर्क के या फिर एनर्जी के। तो इन चारों ऑप्शन में देख लें, एनर्जी के जिक्र में ये फोर्स है, ये मोमेंटम है, ये वेलोसिटी है, एनर्जी सिर्फ ये है, बी ऑप्शन। तो बी जो है वो एरिया अंडर द ग्राफ को शो करेगा, द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि आपका जो ग्राफ है उसकी एक एक्सिस पे पावर है और दूसरी एक्सिस पे टाइम है। तो जो एरिया होगा इस ग्राफ का पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम को शो करेगा, और पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम एनर्जी या फिर वर्क के बराबर होती है। ठीक है, चलिए आप क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाए। When a force F moves its point of application through a displacement S in the direction of the force, the work W done by the force is given by W is equals to Fs. How many vector quantities and scalar quantities does this equation contain? इसमें कितनी स्केलर और कितनी वेक्टर क्वांटिटीज हैं? ठीक है, ये स्केलर वेक्टर आ गया। तो अगर आपको याद हो बचपन का कि क्या स्केलर होता था क्या वेक्टर होता था, तो इसमें देखें, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, फोर्स वेक्टर है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है, मैं भी इसके 2-3 सवाल करा के फिर आपको समझाता हूँ। तो इसमें वर्क जो है वो स्केलर क्वांटिटी है और ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। तो ए आंसर होता है इसका, वन स्केलर क्वांटिटी एंड टू वेक्टर क्वांटिटीज। विच ग्रुप ऑफ क्वांटिटीज कंटेन ओनली वेक्टर? एक्सीलरेशन वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, स्पीड स्केलर है। एक्सीलरेशन वेक्टर है, वर्क जो है वो स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, फोर्स वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है, तीनों वेक्टर है। सवाल में पूछा था कि किस ग्रुप में सारी क्वांटिटीज वेक्टर हैं? सी में सब वेक्टर है, बाकी पावर स्केलर होती है। ठीक है, 8 में भी कह रहा है कि विच इक्वेशन कंटेन ओनली स्केलर क्वांटिटीज? एक्सीलरेशन वेक्टर है, यहाँ पर पावर भी स्केलर है, वर्क भी स्केलर है, टाइम भी स्केलर है। डी आंसर हो जाएगा। सी में फोर्स वेक्टर है और डी में वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। स्केलर वेक्टर मैं आपको भी करवा रहा हूँ, जरा ये वर्कशीट कंप्लीट करा दूँ उसके बाद। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि स्टेट द एसआई बेस यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स के एसआई बेस यूनिट हम कई दफ़ा ड्राइव कर चुके हैं, आई होप कि आप लोगों को याद भी हो चुकी होगी अभी तक। तो फोर्स की जो एसआई बेस यूनिट्स हैं वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। उसका ये कह रहा है कि टू वायर ईच ऑफ लेंथ एल आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर अ डिस्टेंस एक्स अपार्ट एज शोन। ईच वायर कैरीज अ करंट आई। The currents give rise to a force F on each wire given by the uh, F is equals to K I square L upon X, where X is a constant. अब देखिए यानी कि दो वायर्स हैं, इसमें करंट कितना है I, इसमें भी करंट कितना है I। ठीक है, दोनों वायर्स की लंबाई जो है वो कितनी है? दोनों वायर्स की लंबाई L है और दोनों वायर्स के दरमियान डिस्टेंस कितना है? X है। ठीक है, अब इन दोनों वायर्स के दरमियान एक फोर्स है जो कि बराबर है के आई स्क्वायर एल अपॉन एक्स के, जहाँ पर के एक कांस्टेंट है। तो आपको के की एसआई बेस यूनिट्स निकालनी है। अब देखिए आपको सिखाया गया है कि जब आपको किसी फॉर्मूले में किसी चीज़ की एसआई बेस यूनिट निकालनी है तो आप उसको सब्जेक्ट बनाते हैं पहले। तो आपको के की यूनिट चाहिए ना, तो आप पहले के को सब्जेक्ट बना लें। के को सब्जेक्ट बनाएंगे, के बराबर आएगा एफ इंटू एक्स अपॉन आई स्क्वायर इंटू एल। ठीक है, अब आप निकालेंगे यूनिट्स ऑफ के। जब आप यूनिट्स ऑफ के निकालेंगे तो फॉर्मूले में सब चीज़ों की यूनिट पुट कर देंगे। एफ फोर्स है, फोर्स की बेस यूनिट्स क्या हैं? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्स डिस्टेंस बिटवीन द वायर्स है, डिस्टेंस की सही यूनिट क्या है? मीटर। आई करंट है, करंट की यूनिट क्या है? एम्पियर। आई पे स्क्वायर है तो एम्पियर पे भी स्क्वायर आएगा। और एल लेंथ है और लेंथ की यूनिट क्या है? मीटर। तो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, तो जो यूनिट्स बचेगी वो क्या बचेगी? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर
एम्पियर माइनस 2। तो जो के की यूनिट बचेगी एसआई बेस यूनिट जो बनेगी वो क्या बनेगी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर एम्पियर माइनस 2। ये आपकी जो है एसआई बेस यूनिट्स ऑफ कैपिटल के हो जाएगी। कह रहा on figure 1.2 sketch the variation with x of f. The quantities I and L remain constant. देखिए फॉर्मूला लिखा हुआ है f इज टू के आई स्क्वायर एल अपॉन एक्स। क्या लिखा हुआ है फॉर्मूला, f इज टू के आई स्क्वायर एल अपॉन एक्स। अभी कह रहा है कि k तो ऑलरेडी एक कांस्टेंट है, k तो ऑलरेडी एक कांस्टेंट है। कह रहा है अगर i को भी कांस्टेंट रखें और l को भी कांस्टेंट रखें तो f और x का ग्राफ कैसा बनेगा। अब देखें अगर आपको थोड़ी सी बेसिक मैथमेटिक्स आती है तो आपको नज़र आ रहा होगा कि अगर हम के आई एल तीनों को कांस्टेंट रखें तो एफ जो है वो एक्स से क्या होगा, एफ जो है एक्स से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब आपको अगर नहीं पता हो तो मैं आपको बताऊं कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ कैसा बनता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ जो है इस तरह से बनता है, समथिंग लाइक दिस। जब दो चीज़ें आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है, जब दो चीज़ आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं तो ग्राफ इस तरह से कर्व बनता है। तो एफ और एक्स चूंकि यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है, कहता है ग्राफ इस तरह से बनेगा। अगले पार्ट में कह रहा था करंट आई इन बोथ ऑफ द वायर्स इज वेरीड। ऑन फिगर 1.3 sketch the variation with I of f. The quantities x and l remain constant. अब देखें फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला ये था के आई स्क्वायर एल अपॉन एक्स। अभी कह रहा है कि अब हम करंट को वेरी करना है, यानी करंट को वेरी करना है जबकि एक्स और एल को कांस्टेंट रखा है। तो एक्स को कांस्टेंट रखा है, एल को कांस्टेंट रखा है और के ऑलरेडी कांस्टेंट है। तो एफ जो डायरेक्टली फंक्शन हुआ किसके, आई स्क्वायर के। एफ डायरेक्टली फंक्शन किसके हुआ, आई स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। तो आपको एफ को और आई का ग्राफ बनाना है, आपको एफ का और आई का ग्राफ बनाना है। अब देखिए यहाँ पर आपको पता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ कैसा बनता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ ऐसा बनता है। तो एफ और आई स्क्वायर आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एफ और आई स्क्वायर आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो एफ और आई स्क्वायर का ग्राफ ऐसा बनना चाहिए, क्योंकि एफ जो आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, एफ जो आई स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो एफ और आई स्क्वायर का ग्राफ ऐसा बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमें एफ और आई स्क्वायर का ग्राफ नहीं बनाना, एफ और आई का ग्राफ बनाना है। तो बस सिचुएशन ऐसी आ जाए कि आप इक्वेशन में आपकी आपके रिलेशनशिप में जो है एक चीज़ पे स्क्वायर हो और ग्राफ आपको बगैर स्क्वायर का बनाना हो। जैसे यहाँ पर रिलेशनशिप में आई स्क्वायर आ रहा है, लेकिन ग्राफ हम आई का बना रहे हैं, तो ग्राफ फिर कर्व हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा, लेकिन ग्राफ जो है वो उस एक्सिस की तरफ बेंड होगा जिस पर स्क्वायर नहीं होगा। मैंने क्या कहा कि अगर एक प्रोपोर्शनैलिटी में किसी क्वांटिटी पे स्क्वायर हो और ग्राफ बगैर स्क्वायर के बनाना हो तो फिर ग्राफ कर्व होगा और ग्राफ उस क्वांटिटी की तरफ कर्व होगा जिस पर स्क्वायर नहीं है। मिसाल तौर पर आपके एक्सप्रेशन में एफ पे ग्राफ पे स्क्वायर नहीं है तो आपका ग्राफ कर्व होगा, किस तरफ कर्व होगा, एफ की तरफ कर्व होगा। इस तरह से कर्व नहीं बन रहा मुझसे यार, समथिंग लाइक, ठीक है। ग्राफ इस तरह से बनेगा, एफ की तरफ कर्व बनेगा, ठीक है। अब इसको इस तरह समझें, अगर मैं आपसे कहूँ कि ए प्रोपोर्शनल है बी के, तो ए और बी का ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बी के, ठीक है, तो ए और बी का ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि ए प्रोपोर्शनल है बी स्क्वायर के, तो ग्राफ जो है वो इस तरह से बनेगा कि ए पे स्क्वायर नहीं है तो ए की तरफ बेंड होगा। और अगर मैं आपसे कहूँ कि ए स्क्वायर प्रोपोर्शनल है बी के, तो ए और बी का ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, बी की तरफ बेंड होगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक वो हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ। आई होप कि आपने ज़्यादातर लोग को आते होंगे और जिनको नहीं भी आते होंगे वो आपके साथ साथ प्रैक्टिस कर करके आ ही जाएंगे उनको, ठीक है। दैट इज ऑल अबाउट इट।
तो आपका जो है ये वर्कशीट जो होमोजेनिटी की और प्रीफिक्सेस की जो वर्कशीट है ये भी अपने इख्तिताम को पहुंची, ये भी कंप्लीट हो गई आपकी। ठीक है जी। और जो हमारी अगली वर्कशीट है वो ज़ाहिर है स्केलर एंड वेक्टर की है। तो हमें पहले टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, फिर मैं आपको उसकी वर्कशीट कराता हूँ स्केलर एंड वेक्टर की। ऑल राइट, अब हम अपने इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की जाने चलते हैं। और उस चैप्टर का जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है स्केलर एंड वेक्टर। ठीक है। चैप्टर के आखिर में आखिरी टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है स्केलर एंड वेक्टर। लेकिन बात यह है कि हमने चैप्टर जब शुरू किया, सबसे पहला लफ्ज, सबसे पहली टर्मिनोलॉजी हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ी? जब हमने चैप्टर शुरू किया तो इस चैप्टर में सबसे पहली टर्मिनोलॉजी हमने पढ़ी फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी आप उस क्वांटिटी को कहते हैं जिसको आप मेजर कर सकते हैं या जिसको आप नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वर्क, एनर्जी, पावर, मूवमेंट, मोमेंटम, प्रेशर, करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, ये सब क्या है? सब फिजिकल क्वांटिटीज हैं। अब क्या होता है कि ये जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं इनको आप दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। दुनिया की हर फिजिकल क्वांटिटी या तो वेक्टर होती है या फिर स्केलर होती है। ठीक है। दुनिया की हर क्वांटिटी जो है या तो वेक्टर होती है या फिर स्केलर होती है। ठीक है। दोनों में जो बुनियादी फ़र्क होता है वो क्या होता है? दोनों में बुनियादी फ़र्क जो होता है वो होता है डायरेक्शन का। वेक्टर जो है उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होती है और जो स्केलर होता है उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, कि अगर होती भी है डायरेक्शन तो इम्पोर्टेंट नहीं होती वो। ठीक है। तो एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो कि डायरेक्शन रखती हो वो वेक्टर होती है, और एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो कि डायरेक्शन ना रखती हो, यानी कि अगर रखती भी हो तो इम्पोर्टेंट ना हो, तो वो स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। तो स्केलर क्वांटिटी को आप कैसे डिफाइन करेंगे? स्केलर क्वांटिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? आप फिजिकल क्वांटिटी which can be expressed using a unit and numerical value। न्यूमेरिकल वैल्यू को हम क्या कहते हैं? न्यूमेरिकल वैल्यू को हम कहते हैं मैग्नीट्यूड। यानी कि फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी एक्सप्रेस्ड यूजिंग अ यूनिट एंड न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी कि ऐसी क्वांटिटी जिसको आप एक यूनिट के जरिए और न्यूमेरिकल वैल्यू के जरिए एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड बता के एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसको आप स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मास। इसका मास बताने के लिए आपको क्या चाहिए कि मास किसी चीज़ का 4 किलोग्राम है समथिंग वाटर, तो किलोग्राम क्या हो गया? उसकी यूनिट हो गई, और 4 क्या हो गया? 4 उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई। दैट्स इट, बस मास एक्सप्रेस हो गया। ठीक है। लेकिन अगर आप वेक्टर की बात करें
तो वेक्टर एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो होती है, इसको एक्सप्रेस करने के लिए सिर्फ needs not only unit and numerical value but also a direction। ठीक है, इन्हें वेक्टर कैसे फिजिकल क्वांटिटी को कहते हैं, जिसको ना सिर्फ जिसको एक्सप्रेस करने के लिए ना सिर्फ यूनिट चाहिए होती है बल्कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू भी चाहिए होती है। न्यूमेरिकल वैल्यू ना सिर्फ यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए होती है बल्कि एक डायरेक्शन भी चाहिए होती है। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी विच नीड्स नॉट ओनली यूनिट एंड न्यूमेरिकल वैल्यू बट ऑल्सो अ डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल फोर्स। फोर्स को जब आप एक्सप्रेस करते हैं तो उसमें डायरेक्शन भी ज़रूरी होती है। आप लिखेंगे फोर्स ऑफ 10 न्यूटन टूवर्ड्स ईस्ट। फोर्स 10 न्यूटन की है, उसकी डायरेक्शन क्या है, ईस्ट। तो जिन फिजिकल क्वांटिटीज में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है वो वेक्टर क्वांटिटी कहलाती हैं, और जिनमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं होती वो स्केलर क्वांटिटी कहलाती हैं। जिन फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट चाहिए होती है वो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं, और जिन फिजिकल क्वांटिटीज को शो करने के लिए आपको न्यूमेरिकल वैल्यू, यूनिट एंड डायरेक्शन भी चाहिए होती है वो वेक्टर क्वांटिटीज होती है। अब मैं आपको ज़रा कुछ एग्जाम्पल लिख देता हूँ जो कि हम यूज़ करेंगे सिलेबस में। एग्जाम्पल ऑफ स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। तो आपके साथ कुछ स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी की एग्जाम्पल शेयर कर देता हूँ। स्केलर जो कि हम यूज़ करेंगे इस चैप्टर में वो क्या क्या है। स्केलर हम यूज़ करेंगे लेंथ स्केलर है। लेंथ का मतलब बेसिकली डिस्टेंस है। मास स्केलर है। टाइम स्केलर है। टेम्परेचर स्केलर है। एरिया स्केलर है। वॉल्यूम स्केलर है। डेंसिटी इज स्केलर। स्पीड इज स्केलर। प्रेशर स्केलर है। वर्क स्केलर है। एनर्जी स्केलर है। पावर स्केलर है। करंट स्केलर है। रेजिस्टेंस स्केलर है। पोटेंशियल डिफरेंस स्केलर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जितनी क्वांटिटी मेरे ध्यान में आ रही थी फिलहाल मैंने लिख दी है, सब स्केलर है। और यहाँ वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज में आपके पास जो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट स्केलर है, फिर वेलोसिटी स्केलर है, ड्यूरेशन स्केलर है। इसके अलावा आपके पास जो है फोर्स सॉरी वेक्टर है, वेट आपके पास वेक्टर है, मोमेंटम वेक्टर है आपके पास, मोमेंट वेक्टर है। अब देखिए मोमेंटम एक अलग चीज़ है, मोमेंट एक अलग चीज़ है, सब कुछ पढ़ेंगे आगे भी हम। अलावा टॉर्क एक क्वांटिटी होती है वो भी वेक्टर है। अलावा ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ आगे हम एक चीज़ पढ़ेंगे, बचपन में पढ़ी है, स्मॉल जी से जी जी कैसे कहते हैं, 9.8 जिसकी वैल्यू होती है वो भी वेक्टर है। फिर आगे हम एक चीज़ पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, ये वेक्टर है। और ऐसे ही
जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है वो भी वेक्टर होती है, ठीक है, एक्सेट्रा। जो एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखे हैं ये वेक्टर के एग्जाम्पल हैं। तो मकसद कहने का ये है कि आपके पास जो है वो क्वांटिटीज दो तरह की होती हैं, स्केलर और वेक्टर। स्केलर क्वांटिटीज में क्या होता है, सिर्फ यूनिट होती है और न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, जबकि वेक्टर क्वांटिटी में यूनिट भी होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू भी होती है और एक डायरेक्शन भी होती है। तो डायरेक्शन का जो है डिफरेंस है, किसी भी स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में बेसिकली डायरेक्शन का डिफरेंस है, ठीक है जी। फिर हमने स्केलर वेक्टर को डिफाइन कर लिया और स्केलर वेक्टर के एग्जाम्पल देखे। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम एक चीज डिस्कस कर रहे हैं जिसे हम कहते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। देखें, ग्राफिकली अगर आप एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करें, ग्राफिकली एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए आप एक एरो यूज करते हैं। ग्राफिकली a vector is represented by an arrow। ग्राफिकली जो है वो एक वेक्टर एक एरो के जरिए शो किया जाता है, ठीक है, इस तरह से। अभी एरो के जरिए इस तरह शो किया जाता है कि जो एरो की लेंथ होती है किसके बराबर होती है, वो वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होती है। नहीं, वेक्टर की एरो, वेक्टर को आप एरो के जरिए शो कर रहे हैं और एरो की लेंथ जो है वो वेक्टर के मैग्नीट्यूड को शो कर रही है। और जो एरो हेड होता है वो किस चीज़ को शो करता है, एरो हेड जो है वो वेक्टर की डायरेक्शन को शो करता है। यानी कि ग्राफिकली किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक एरो यूज़ करते हैं इस तरह से कि जो एरो की लेंथ है वो वेक्टर के मैग्नीट्यूड को शो करती है और जो एरो हेड होता है वो वेक्टर की डायरेक्शन को शो करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फर्स्ट करेंगे आपके सामने एक वेक्टर यूँ बनाता हूँ, ठीक है, और एक वेक्टर यूँ बनाता हूँ, तो आप इन दोनों वेक्टर्स के बारे में क्या कमेंट कर सकते हैं। अब इन दो वेक्टर्स के बारे में ये कमेंट कर सकते हैं कि भाई दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम है लेकिन वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। कैसे पता चला वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, क्योंकि वेक्टर बी की लेंथ ज़्यादा मैंने बनाई है। तो चूंकि वेक्टर बी के एरो की लेंथ ज़्यादा है तो अंडरस्टूड है कि इसका मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा होगा। या फर्स्ट करेंगे अगर मैं जो है दो वेक्टर यूँ करके बनाता हूँ, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो दोनों वेक्टर्स हैं इन दोनों की लेंथ भी बराबर है, यानी कि दोनों का मैग्नीट्यूड भी बराबर है और दोनों की डायरेक्शन भी सेम है। जैसे अगर मैं दो वेक्टर्स यूँ करके बनाता हूँ तो इसका क्या मतलब है कि दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड बराबर है क्योंकि दोनों की लेंथ बराबर है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन एग्जैक्टली ऑपोजिट है क्योंकि दोनों के एरो एग्जैक्टली ऑपोजिट है। और फर्स्ट में अगर मैं एक वेक्टर यूँ करके बनाता हूँ और एक वेक्टर यूँ करके बनाता हूँ, तो इससे क्या पता चला है, जो दोनों वेक्टर्स हैं ना तो इनका मैग्नीट्यूड बराबर है और ना इनकी डायरेक्शन सेम है। वो दोनों एरो की लेंथ भी डिफरेंट है और दोनों एरो की डायरेक्शन भी डिफरेंट है। तो बेसिकली एरो जो है हमें एक सेंस देता है कि भी ये वेक्टर जो है इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी डायरेक्शन क्या है, वगैरह वगैरह। अब अगर आप जो है वेक्टर क्या जो है वो एक स्केल डायग्राम बनाए अगर वेक्टर की, तो स्केल डायग्राम बनाने का और तरीका ये होता है कि आप वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसको किसी भी एक पर्टिकुलर स्केल में कन्वर्ट कर लें, लेंथ के स्केल में। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको ड्रॉ करना है अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन वर्ड्स ईस्ट, आपको एक फोर्स का वेक्टर ड्रॉ करना है जिसका मैग्नीट्यूड 200 न्यूटन होगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ईस्ट होगी। तो 200 न्यूटन की फोर्स बनाने के लिए आप यहाँ पे स्केल चूज करेंगे। आपने स्केल चूज किया कि 1 सेंटीमीटर की लेंथ जो है वो मैं बराबर लूंगा 50 न्यूटन फोर्स के। कितने न्यूटन फोर्स के, 50 न्यूटन फोर्स के बराबर लूंगा। तो 4 सेंटीमीटर किसके बराबर हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 200 न्यूटन के।
मैंने जो ये स्केल सेलेक्ट किया है कि 1 सेंटीमीटर बराबर है 50 न्यूटन के, ये प्योरली मेरी अपनी डिस्क्रिप्शन है, मेरी अपनी मर्जी है, मैं कुछ भी स्केल ले सकता हूँ, आपकी भी अपनी मर्जी है, कोई भी स्केल ले सकते हैं, लेकिन स्केल सेंसिबल होना चाहिए। स्केल में एक तो कन्वर्जन सिंपल होना चाहिए, मतलब अगर आप में तो कोई साइंसदान बने कि यार 1 सेंटीमीटर जो है वो बराबर है 22.758 न्यूटन के, तो ये तो एक बहुत ही मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जो है वो स्केल हो गया। पहले तो स्केल सिंपल होना चाहिए तो भाई 1 बराबर है 2 के, या 1 बराबर है 10 के, या 1 बराबर 100 के, इस तरह का होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि स्केल ना तो इतना बड़ा होना चाहिए कि आपका वेक्टर ही छोटा सा बने। मिसाल के तौर पर अगर आप ये एज्यूम कर लें कि 1 सेंटीमीटर बराबर है 100 न्यूटन के, तो आपके वेक्टर की लंबाई सिर्फ 2 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि 2 सेंटीमीटर बराबर 200 के होगा। और ना ही आपका स्केल इतना छोटा होना चाहिए कि मिसाल लो आपने फर्स्ट किया कि 1 सेंटीमीटर बराबर है भाई 1 न्यूटन के, तो 2 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा 200, सॉरी, तो फिर 200 न्यूटन किसके बराबर होगा 200 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो अगर आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, आपको एक एरो ड्रॉ करना है इस फोर्स को शो करने के लिए, तो 2 सेंटीमीटर उसके लिए बहुत छोटा हो जाएगा, और 200 सेंटीमीटर उसके लिए बहुत बड़ा हो जाएगा। इतना बड़ा तो आपके पास स्केल भी नहीं होता, और इतना बड़ा आपके पास कागज़ भी नहीं होगा। तो जो मैंने ये स्केल चूज़ किया है कि 1 सेंटीमीटर बराबर है 50 न्यूटन के, और 4 सेंटीमीटर बराबर है 200 न्यूटन के, ये बहुत मुनासिब स्केल है। आपको 4 सेंटीमीटर लंबा एरो जो है वो ड्रॉ करना होगा, और उसकी डायरेक्शन आपको क्या रखनी है, उसकी डायरेक्शन आपको रखनी है ईस्ट। डायरेक्शन आपको क्या रखनी है, ईस्ट रखनी है। अब डायरेक्शन के बारे में आपको बता दूँ, देखिए ये ऊपर वाली डायरेक्शन नॉर्थ होती है, नीचे वाली क्या होती है, साउथ होती है, और ये डायरेक्शन ईस्ट होती है, और ये डायरेक्शन क्या होती है, वेस्ट होती है। तो आपको जो है वो ईस्ट की तरफ जो है वो 4 सेंटीमीटर लंबी लाइन ड्रॉ करनी है, तो आप अपने वेक्टर को रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो हमने ईस्ट की तरफ एक लाइन ड्रॉ की, और उस लाइन की लंबाई कितनी रखी, 4 सेंटीमीटर। तो हमने ग्राफिकली जो है 200 न्यूटन की फोर्स जो कि ईस्ट की तरफ है, उसको हमने एरो के ज़रिए शो कर दिया। एरो हेड हमने ईस्ट की तरफ रखा, और उसकी लंबाई हमने 4 सेंटीमीटर रखी, क्योंकि हमारे स्केल के मुताबिक 1 सेंटीमीटर 50 न्यूटन के बराबर है। ठीक है भाई। तो इस तरह से आप एक ग्राफ को, एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, और उसको जो है आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। एक चीज़ जिसको हम कहते हैं नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। क्या कहते हैं भाई, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। नेगेटिव ऑफ वेक्टर का मतलब ये है कि फर्ज करें कि अगर ये एक वेक्टर है और इस वेक्टर का नाम है ए, ये वेक्टर और उस वेक्टर का नाम है ए, तो नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए का मतलब ये होगा कि बिल्कुल इसका हमशक्ल वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड बिल्कुल इसके बराबर हो, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या हो, एग्जैक्टली ऑपोजिट हो, तो क्या कहलाएगा, नेगेटिव ऑफ वेक्टर कहलाएगा। तो नेगेटिव ऑफ वेक्टर का मतलब क्या होगा, एक ऐसा वेक्टर जो कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो बट एग्जैक्टली ऑपोजिट इन डायरेक्शन हो, या उसकी डायरेक्शन जो एग्जैक्टली क्या हो, एग्जैक्टली ऑपोजिट हो। ठीक है, एक ऐसा वेक्टर जो कि बिल्कुल बराबर मैग्नीट्यूड का हो लेकिन एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, तो क्या कहलाएगा, नेगेटिव ऑफ वेक्टर कहलाएगा। मिसाल के तौर पर एक बंदे की वेलोसिटी इस तरफ है v, और वेलोसिटी है 10, और अगर एक बंदे की वेलोसिटी जो है इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट हो, और लेकिन वो भी 10 हो, तो फिर क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा -v कहलाएगा, क्योंकि ये दोनों वेक्टर बिल्कुल बराबर हैं लेकिन दोनों की डायरेक्शन एग्जैक्टली ऑपोजिट है। तो अगर दो वेक्टर बिल्कुल एग्जैक्टली बराबर हो लेकिन उनकी डायरेक्शन एग्जैक्टली ऑपोजिट हो, तो दोनों एक दूसरे का नेगेटिव वेक्टर कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं, एक दूसरे का नेगेटिव वेक्टर कहलाते हैं। उसके बाद अगली चीज़ आपको समझनी है, वो चीज़ कहलाती है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। अगला कॉन्सेप्ट जो हम समझेंगे वो कहलाता है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, अब देखिए वेक्टर क्वांटिटीज को आप स्केलर क्वांटिटीज की तरह ऐड नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई ये एक बॉक्स है,
इस बॉक्स का मास है 2 किलोग्राम। ये दूसरा बॉक्स है, इस बॉक्स का मास जो है वो है मिसाल तौर पर 4 किलोग्राम। कितना है? 4 किलोग्राम। दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? दोनों का आंसर आ जाएगा 6 किलोग्राम। ठीक है। लेकिन अगर आपके पास एक फोर्स है और वो फोर्स है 2 न्यूटन की, दूसरी फोर्स है और वो फोर्स कितने न्यूटन की है? वो फोर्स है 7 न्यूटन की। तो जरूरी नहीं है कि इन दोनों का आंसर हमेशा 9 आए। इन दोनों का आंसर 9 भी आ सकता है, इन दोनों का एडिशन का आंसर 8 भी आ सकता है, इन दोनों के एडिशन का आंसर जो है वो 7 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है और 5 भी आ सकता है। यानी कि अगर आप एक फोर्स ऑफ 2 न्यूटन को अगर ऐड करेंगे आप फोर्स ऑफ 7 न्यूटन के साथ, तो दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है, जो सम है, वो 9, 8, 7, 6, 5 में से कुछ भी आ सकता है। हाँ, 9 से ज़्यादा नहीं आ सकता और 5 से कम नहीं आ सकता, लेकिन 5, 6, 7, 8, 9 में से कुछ भी आ सकता है। तो अब यहाँ पर आपको ये समझना है कि ऐसा क्यों है कि अगर आप दो फोर्सेस को ऐड कर रहे हैं तो आंसर डिफरेंट आ सकता है, लेकिन आप दो मासेस को ऐड करें तो आंसर हमेशा सेम आएगा। यानी अगर आप 2 किलोग्राम को आप 4 किलोग्राम में ऐड करेंगे तो हमेशा आंसर 6 किलोग्राम आएगा। कभी भी आंसर 5 किलोग्राम, 4 किलोग्राम, 7 किलोग्राम, 3 किलोग्राम नहीं आएगा, हमेशा 6 किलोग्राम आएगा। लेकिन आप दो फोर्सेस को ऐड करेंगे तो आंसर हमेशा एक जैसा नहीं आएगा। आंसर कम से कम भी आ सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा भी आ सकता है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी, यहाँ पर कम से कम आंसर आपका जो है वो कितना आ सकता है? 5 5 आ सकता है। तो ज़्यादा आंसर कितना आ सकता है? 9 आ सकता है। तो हमें यहाँ पे ये समझने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों है कि फोर्स का आंसर जो है वो दो फोर्सेस को जब हम सम कर रहे हैं तो उसका आंसर जो है वो दो मासेस को सम करने जैसा क्यों नहीं आ रहा है? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह जो है वो है डायरेक्शन। यानी कि जब आप दो फोर्सेस को सम करेंगे तो उनका आंसर क्या आएगा वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर? वो डिपेंड करेगा डायरेक्शन के ऊपर। वो किस पे डिपेंड करेगा? डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। मिसाल के तौर पर अगर एक ब्लॉक है तो उसको आप इस तरफ 2 न्यूटन की फोर्स से खींचें और इस तरफ 7 न्यूटन की फोर्स से खींचें, तो आपको जो टोटल फोर्स बन रही है वो कितनी बन रही है? 9 न्यूटन बन रही है। लेकिन इसी ब्लॉक को अगर आप 7 न्यूटन से इस तरफ खींचें और 2 न्यूटन से इस तरफ खींचें, तो आपकी रिजल्टेंट फोर्स कितनी बन रही है? 5 न्यूटन बन रही है। यानी कि 2 और 7 का आंसर 9 भी आ सकता है और 2 और 7 का आंसर जो है 5 भी आ सकता है। वो डिपेंड किस पे कर रहा है? वो डिपेंड कर रहा है डायरेक्शन के ऊपर। तो बेसिकली मैं क्या ये चाह रहा हूँ कि जिस तरह से स्केलर्स को हम ऐड करते हैं कि 2 और 4 6 होते हैं और 4 और 4 8 होते हैं और 8 और 8 16 होते हैं, इस तरह से हम वेक्टर्स को ऐड नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि यार 10 न्यूटन की एक फोर्स और 15 न्यूटन की एक फोर्स 25 न्यूटन के ही बराबर होगी हमेशा। 25 के बराबर भी हो सकता है, लेकिन 20 के बराबर भी हो सकता है, 21 के बराबर भी हो सकता है। तो अगर एडिशन ऑफ वेक्टर्स हमेशा एक जैसा नहीं आता है बल्कि डायरेक्शन के साथ साथ चेंज होता रहता है, तो अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि वो एडिशन ऑफ वेक्टर्स किया कैसे जाएगा? वो एडिशन ऑफ वेक्टर्स किया कैसे जाएगा? तो उसके बारे में मैं आपको जो है वो बताता हूँ। लेकिन उससे पहले जो है आप एक चीज़ समझ लें, और वो चीज़ क्या कहलाती है? वो चीज़ कहलाती है रिजल्टेंट वेक्टर। क्या कहलाती है? रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर का मतलब होता है कंबाइंड इफेक्ट ऑफ फैक्टर्स। ठीक है। अगर आप वेक्टर्स को, दो वेक्टर्स को, तीन वेक्टर्स को, चार वेक्टर्स को आपस में ऐड करें और उनको उनको ऐड करके जो उनका कंबाइंड इफेक्ट है कि ये वेक्टर्स मिलकर ये कर रहे हैं, तो कंबाइंड इफेक्ट ऑफ वेक्टर्स जो क्या कहलाता है? रिजल्टेंट वेक्टर कहलाता है। ठीक है। अब रिजल्टेंट वेक्टर को मालूम करने का मतलब है कि आप वेक्टर्स को ऐड करना चाह रहे हैं आपस में। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि वेक्टर्स जो है वो स्केलर्स की तरह ऐड नहीं होते, यानी कि वेक्टर्स आर नॉट एडिड और सब्ट्रैक्टेड। ठीक है। वेक्टर्स आर नॉट एडिड और सब्ट्रैक्टेड एज स्केलर्स आर। जिस तरह से आप स्केलर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं उस तरह से वेक्टर्स जो है वो ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होते।
वेक्टर्स आर नॉट एडिड और सब्ट्रैक्टेड एज स्केलर आर। तो उसके लिए हम जो है डिफरेंट मेथड यूज़ करते हैं, और वो मेथड जो क्या कहलाते हैं, आपने एक नाम सुना होगा ओ लेवल में, पैरेललोग्राम लॉ। यानी कि वेक्टर्स को ऐड करने का एक तरीका क्या है, पैरेललोग्राम लॉ है। और उसके अलावा एक और भी तरीका है, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल। तो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए आप पैरेललोग्राम लॉ यूज़ कर सकते हैं, या फिर हेड टू टेल रूल यूज़ कर सकते हैं। अब ये पैरेललोग्राम लॉ कैसे यूज़ करेंगे, हेड टू टेल रूल कैसे यूज़ करेंगे, ये इंशाल्लाह फिर मैं आपको कल की क्लास में जो है वो बताता हूँ, नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में फिर हम ये है पैरेललोग्राम लॉ और हेड टू टेल रूल दोनों पढ़ेंगे, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कल हमारा चैप्टर जो है ये अपने अख्ताम को पहुँच जाए, यानी कि ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो कल तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। कल इंशाल्लाह ताला यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे जहाँ से मैंने ख़त्म किया है। ठीक है, तो होप टू सी यू ऑल टुमारो दैट क्लास इंशाल्लाह ताला।